हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। हमारी साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम साइंस के वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम और जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उस एग्ज़ाम में यह वीडियो यूज़फुल है। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बल अर्थात फोर्स। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा मिलती है। जो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। इसमें जो पहला नियम है वो बताता है बल की परिभाषा बताता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जहां पर हमें मिलता है क्या? F A = ma। F = ma हमें देखने को मिलता है दूसरे नियम में। बल के कितने प्रकार होते हैं? तो बल प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार का बल माना जाता है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या प्रबल बल और दुर्बल बल। देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रबल बल या दुर्बल बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर या क्षीण, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? कमजोर होता है। जैसे कि हम चल सकते हैं, यदि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रबल होता तो हम चल नहीं सकते, एक ही जगह चिपके रह जाते हैं। नाभिकीय बल क्या है? वो सबसे प्रबल है और जो गुरुत्वीय बल है वो सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? न्यूटन के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि 1 किलो के 2 पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य 6.67 × 10⁻41 न्यूटन का बल हो लगेगा। यह बल बहुत कम होने के कारण ही इनका अनुभव नहीं कर सकते। देखिए कोई भी 2 पिंड हैं, न्यूटन ने कहा था कि 2 पिंड अपने बीच आकर्षण बल लगाते हैं, जिस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। मतलब हर एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है अपनी ओर। तो यदि हम 1 किलो के 2 पिंड लें और 1 मीटर की दूरी पर रखें तो उनमें कितना बल लगेगा? 6.67 × 10⁻41 न्यूटन का बल लगेगा। यह इतना कम होता है कि इसका वह अनुभव नहीं कर सकते। गुरुत्व बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या था? 2 पिंड हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो उस आकर्षित बल को या उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी भी एक पिंड है, पृथ्वी भी हर आजू बाजू की या फिर जो उसके आसपास की वस्तुएं होती हैं उसको आकर्षित करती है। तो बल जिस बल से हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय बल। ये बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होते हैं एवं परास अधिक होता है इनमें। ये क्या होते हैं? जो विद्युत चुंबकीय बल होते हैं वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं और इनका परास कैसा होता है? अधिक होता है। अब आता है प्रबल बल। नाभिकीय एवं आकर्षण बल है यह अति लघु परास मतलब 10⁻15 मीटर की कोटि का बल होता है। इसे ही प्रबल बल कहा जाता है। मतलब फर्मी जिसको शायद कहा जाता है 10⁻15 मीटर की जो कोटि में जो बल लगता है वो नाभिकीय बल क्या है? जो कि एक आकर्षण बल है और यह एक प्रबल बल है। अब आता है दुर्बल बल। अत्यंत लघु परास वाला बल क्या कहलाता है? दुर्बल बल कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। इनकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। देखिए 2 सतह हैं, वह एक दूसरे के बीच में क्या करेंगी? गति करेंगी और इसमें कभी ऐसा होता है या हमेशा ऐसा होता है कि गति का विरोध या जो उनके बीच के सतहों में गति हो रही है उसका विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह जो घर्षण बल होता है वह संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब यदि सतह बिल्कुल चिकनी होगी तो घर्षण बल कम लगेगा, लेकिन यदि सतह ज़्यादा अनइवन या फिर खुरदुरी होगी तो उसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा।
इस पर निर्भर करता है, ना कि उसके क्षेत्रफल पर। कितना क्षेत्रफल है इस पर निर्भर नहीं करता यह। घर्षण बल के लाभ क्या हैं? तो घर्षण बल पढ़ लिया कि दो सतहों के बीच में गति का विरोध जो कर रहा है उसको घर्षण बल कहते हैं। यह हमेशा गति के विपरीत लगता है। यह उसकी सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसके क्षेत्रफल पर। घर्षण बल के लाभ भी होंगे, क्योंकि साइंस में हर चीज़ के फायदे होते हैं और हर चीज़ के नुकसान होते हैं। तो घर्षण बल का फायदा क्या है या लाभ क्या है? तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं, दौड़ते हैं और सीधा खड़े हो पाते हैं। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर ही घर्षण बल के कारण ही वह जल जाती है। गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। अब आते हैं घर्षण की बल की हानियाँ क्या होती हैं। तो घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर घिस जाते हैं और जूते घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। ये क्या हो गया? घर्षण बल की हानियां हो गई। अब आते हैं नोट। स्नेहक का प्रयोग करके, जैसे तेल, ग्रीस आदि या बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। पहिए के टायर में छोटे छोटे से खांचे बने होते हैं, ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। आपने देखा होगा अपने जो गाड़ियों के टायर होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब एक डिज़ाइन बनी होती है, कुछ पैटर्न वगैरह बने होते हैं। यह पैटर्न उस सतह को क्या कर देता है? खुरदुरा कर देता है, जिससे क्या होता है? घर्षण बल बढ़ जाता है और हमारी गाड़ियाँ स्लिप होने से बच जाती हैं। अब आते हैं उत्तोलक या लीवर। उत्तोलक एक सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है, जैसे चिमटा, घिरनी और सरौता। ये क्या होते हैं? यह उत्तोलक एक सरल मशीन होते हैं जो किस पर कार्य करते हैं? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे चमीटा हो गया, जो चिमटा होता है वो, घिरनी हो गया और सरौता। कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी का तराजू, हैंड पंप आदि ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। क्या क्या? कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी वाला तराजू, हैंड पंप, ये कैसे होते हैं? यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। अब आता है सरौता, यह नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा आदि ये दूसरे उत्तोलक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल आदि ये तीसरे नियम के या तीसरी श्रेणी के उत्तोलक हैं। देखिए उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहली श्रेणी में क्या आता है? तो पहली श्रेणी में आते हैं कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी का तराजू और हेड पंप, ये पहली श्रेणी के हो गए। दूसरी श्रेणी में कौन कौन आता है? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जा पर घूमने वाला दरवाज़ा, ये दूसरे नियम के अंतर्गत आते हैं, मतलब दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी श्रेणी के उत्तोलक होते हैं चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल इत्यादि। अब आते हैं गुरुत्वीय केंद्र, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। देखिए ये पूरी वस्तु है एक, उसका द्रव्यमान समय फैला होता है, लेकिन उसका भार जिस स्थान पर या जिस बिंदु पर उसका भार कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? जिस पर उसका समस्त भार निर्भर करता है उसको उस वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। कुछ निश्चित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र इस प्रकार होते हैं। वस्तुएं, उनका गुरुत्व केंद्र की स्थिति। सामान्य छड़, तो छड़ के अक्ष का जो मध्यम बिंदु होता है उसमें उसका गुरुत्वीय केंद्र स्थित होता है। त्रिभुजाकार ठोस, इसकी मध्यमिका का कटान बिंदु जो होता है वहाँ पर उसका त्रिभुजाकार ठोस का गुरुत्वीय केंद्र स्थित होता है। अब आता है वर्गाकार या आयताकार ठोस, इसकी विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वहाँ पर उस वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र स्थित होता है। फिर आता है समानांतर चतुर्भुज, तो विकर्णों की जो कटान बिंदु होती है वहाँ पर ये जो गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। वृत्ताकार पटल पर वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है। देखिए यदि सामान्य छड़ है तो उसकी जो केंद्र बिंदु होगा उस पर स्थित होता है उसका गुरुत्वीय केंद्र। दूसरा त्रिभुजाकार है तो उसकी जो समस्त बिंदु की कटान बिंदु होगी तो वहाँ पर उसका गुरुत्वीय केंद्र स्थित होगा। वृत्ताकार और वर्गाकार, वृत्ताकार में वृत्त के केंद्र पर स्थित होगा और वर्गाकार में या आयताकार में भी उसके सारे विकर्णों के केंद्र में स्थित होता है। ठोस गोला, यह गोले के केंद्र में स्थित होगा।
शंक्वाकार शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 हाइट की ऊंचाई पर यह स्थित होता है। खोखला शंकु तो शंकु के अक्ष के आधार पर 1/3 की दूरी पर स्थित होता है। देखो यदि खोखला शंकु है तो 1/3 हाइट पर स्थित होगा उसका गुरुत्वीय केंद्र, लेकिन यदि शंकु के अक्ष पर 1/4 दूरी पर स्थित होता है यदि शंक्वाकार ठोस है तो। अब आते हैं ऊर्जा या एनर्जी। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक आदर्श राशि होती है, मतलब आदर्श राशि क्या होती है, इसकी दिशा नहीं होती लेकिन परिमाप होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। तनी हुई स्प्रिंग कमान की ऊर्जा बांध बनाकर इकट्ठा कर किए गए जल ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा आदि स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। देखिए ऊर्जा अभी पढ़ा क्या होती है, किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। इसका SI मात्रक जूल है, यह एक अदिश राशि है। अब यह ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या प्राप्त की जाती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमान की ऊर्जा, बांध में इकट्ठे किए गए पानी में की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। किसी दबे हुए गेंद में निहित स्थितिज ऊर्जा और ऊंचाई पर स्थित पिंड में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो यदि हम किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। गतिमान गोली, गतिशील वाहन, चलते हुए हथौड़े, बहते हुए जल, बहती हुई हवा, फेंका हुआ गोला, तीर आदि में कौन सी ऊर्जा होती है, तो जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे गतिमान गोली, गतिमान वाहन में ऊर्जा, चलते हुए हथौड़े में ऊर्जा, बहते हुए जल में ऊर्जा, बहती हुई हवा, फेंका हुआ भाला, तीर आदि में जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो निर्माण होती है और ना ही इसका विनाश होता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो ऊर्जा क्या होती है, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं, बस हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब आता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था जिसको क्या कहा जाता है, E = mc², जहाँ पर E = ऊर्जा, m = द्रव्यमान और c = प्रकाश का वेग होता है। इसको किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। इसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण, नेक्स्ट टॉपिक। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ पर होता है, तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। देखिए पृथ्वी की ये सतह है, एक पिंड अपने दूसरी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जिसको क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। देखिए तो अब यह अपने जो उसके पोल्स हैं वहाँ से ये चपटी है और जो अपने इसकी भूमध्य रेखा है यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी है, तो ये कैसे मौसम्बी की तरह लगती है। तो जो पोल्स हैं वो केंद्र के सबसे पास हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या लगता है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण लगता है। और जो भूमध्य रेखा वाला भाग है वह पृथ्वी के केंद्र से दूर इस पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो यदि हम पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है।
पृथ्वी सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक एक बल है तो न्यूटन होगा, और न्यूटन पर किलोग्राम या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको लिया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप या द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, भार। पृथ्वी पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक होता है, तो किसी वस्तु जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा वहाँ पर हर वस्तु का भार ज़्यादा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है, इसलिए वहाँ पर हर वस्तु का भार ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सबसे कम होता है कहाँ? तो यह भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण भी कम होता है, और जो वस्तुएं होती हैं उनका भार भी भूमध्य रेखा पर कम होता है। कृत्रिम उपग्रह में रखी वस्तु कैसी होती है? तो कृत्रिम उपग्रह में रखी हुई वस्तु भारहीनता की अवस्था में स्थित होती है। चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होता है? तो पृथ्वी की तुलना का 6वां भाग 1/6 भाग चंद्रमा पर वस्तु का भार होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो वस्तुओं के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान में वृद्धि हो जाएगी, तो हर वस्तु का भार क्या होगा? हर जगह बढ़ जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर वस्तु के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, यदि हमने बंद कर दिया, पृथ्वी बंद कर दे घूमना, तो ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी के समस्त स्थान पर वृद्धि हो जाएगी बल्कि। लेकिन यदि घूर्णन गति बढ़ाने पर, यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा देते हैं तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तु का भार में वृद्धि हो जाएगी। वस्तु पर भार का मान अक्षांशों के साथ साथ क्या होता है? तो जैसे ही अक्षांश चेंज होते हैं वैसे ही वस्तु का भार परिवर्तित होता है। लिफ्ट के ऊपर जाने पर उस वस्तु पर स्थित व्यक्ति क्या होता है? उसका जो आभासी भार होता है उसमें क्या होता है? यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आभासी भार बढ़ जाएगा, यदि लिफ्ट नीचे आ रही है तो उस वस्तु का जो आभासी भार है वो कम हो जाता है। यदि दुर्घटना बस लिफ्ट की टूट जाती है और वह एक स्वतंत्र पिंड की तरह नीचे आने लगती है तो जो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति है वो भारहीन हो जाएगा। देखिए, लिफ्ट में 3 कंडीशन बनती हैं। पहला, यदि लिफ्ट ऊपर जा रही हो, तो यदि लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो आभासी भार क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि लिफ्ट नीचे आ रही हो तो उसका आभासी भार कम हो जाता है। यदि वह किसी दुर्घटनावश टूट जाती है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भारहीनता का अनुभव करता है। लिफ्ट के समान चाल के ऊपर या नीचे जाने पर उस स्थित वस्तु का आभासी भार क्या होगा? तो यदि वह लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है तो उसके वास्तविक भार के बराबर ही वह महसूस करेगी। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? यदि किसी भी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल लोलक। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती। जो जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं वो भारहीनता का अनुभव करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो लोलक घड़ी होती है वो काम नहीं करती। आवर्तकाल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो आवर्तकाल होता है मतलब एक लोलक होता है वह अपने आसपास एक समान गति से गति करता है, एक अक्ष के इधर उधर आसपास गति करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। यह आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। यदि हम पृथ्वी पर किसी लोलक को चला रहे हैं तो उसकी जो आवर्तकाल है वह एक समान रहेगा, लेकिन जब हम उसके चांद पर लेके जाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अर्थात वह बिल्कुल धीरे धीरे गति करेगा, तो उसका आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है, मतलब अनंत मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई लड़का झूला झूलते झूलते यदि खड़ा हो जाता है तो झूलने का जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाता है? घट जाता है।
यदि कोई बच्चा झूला झूल रहा है और वह झूलते झूलते खड़ा हो गया तो वह क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेजी से झूलने लगेगा। गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। जितनी भी लोलक घड़ी होती हैं, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती हैं, तो गर्मियों में उनकी गति होती है वो सुस्त हो जाती है, लेकिन ठंडों में कम हो जाती है, क्योंकि जो लोलक घड़ी का जो लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में, इसलिए वो क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती हैं। सर्दियों में लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। सर्दियों में लोलक घड़ी का जो आवर्तकाल है वो कैसा हो जाता है, घट जाता है, और गर्मियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पदार्थ के गुण। सबसे पहले पदार्थ के गुण, किसी भी जो पदार्थ होता है उसके पास कैसे कैसे गुण होते हैं या क्या गुण होते हैं वो पढ़ेंगे। उसका सबसे पहले टॉपिक है डेंसिटी या घनत्व। द्रव्यमान द्वारा प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है। तो द्रव्यमान द्वारा प्रति एकांक आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। इसका एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान कैसे नापते हैं, हम किलोग्राम में नापते हैं, और आयतन मीटर में। तो किलोग्राम मीटर क्यू इसका एसआई मात्रक होता है डेंसिटी का। आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व क्या होता है, वस्तु का घनत्व बाय 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होगा उसको हम क्या कहते हैं, आपेक्षित घनत्व कहा जाता है। आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यह क्या होता है, एक अनुपात होता है। जो आपेक्षित घनत्व होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता बल्कि अनुपात होता है। किसका अनुपात है ये, वस्तु के घनत्व का, और 4 डिग्री पर जल के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षित घनत्व कहलाता है। आपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। जो आपेक्षित घनत्व है उसको कैसे नापते हैं, तो इसको हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है इसको ज्ञात करने के लिए। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से ज्ञात की जाती है। लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। जो लोहे का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह जल की सतह पर डूब जाता है। जबकि पारे का घनत्व से कम होता है, इसलिए जो लोहे का टुकड़ा होता है वो जल में डूब जाता है लेकिन पारे में तैरता है। देखिए जो लोहा होता है वो उसका भी घनत्व होता है, तो जो लोहे का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए जल में डूब जाता है, और पारे की तुलना में अब पारे के घनत्व से कम होता है, इसलिए पारे के ऊपर तैरता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है जबकि इसका आयतन न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जबकि आयतन क्या होता है, कम होता है। किसी बर्तन में जल भरा है तथा उस पर बर्फ तैर रही है। जब वह बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पहले के समान ही रहता है। कोई बर्तन है, कोई पात्र है, वह जल से भरा हुआ है। अब इसमें हमने कुछ बर्फ की क्यूब डाल दिए, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही वो उस पर तैरते रहते हैं, और पहले ही जितने स्थान पर वह पिघल कर जगह घेरेंगे उतने स्थान पर वो घेर लेते हैं पहले, इसलिए उसका जब वो पूरा पिघल जाता है बर्फ तो उसकी जो सतह रहती है वह अपरिवर्तित रहती है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व या जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल के ऊपर तैरती है। जब बर्फ जल में तैरती है तो उसका आयतन 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग बर्फ का कहाँ रहता है, जल के ऊपर रहता है, और पूरा उस जल के अंदर रहता है। इसलिए और जो बर्फ होती है उसका घनत्व क्या होता है, जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी के ऊपर तैरती है। समुद्र जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जब समुद्र जल में तैरना आसान होता है। जो समुद्र का जल होता है उसमें बहुत सारे खनिज मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उसका जो घनत्व होता है वो साधारण घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है अपेक्षाकृत नदियों में या फिर किसी भी सामान्य जल में। स्वर्ण पारे में डूब जाता है। जो सोना होता है वो पारे में डूब जाता है क्योंकि सोने का जो घनत्व होता है वह पारे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जब हम पारे के ऊपर सोने को डालते हैं तो सोने की बॉल नीचे चली जाती है। ओस्मियम धातु का सर्वाधिक घनत्व 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा भारी होता है। ओस्मियम है, जो ओस्मियम धातु है वह उसका घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और यह सबसे भारी धातु में आती है। जब नाव समुद्र में जाती है तो वह थोड़ी ऊपर उठ जाती है। अब
इसके विपरीत जब कोई नाव समुद्र से नदी में आती है तो वह थोड़ी दब जाती है, क्योंकि समुद्र में नदी की तुलना में नाव पर अधिक बोझ बढ़ जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, समुद्र का जो घनत्व होता है वह ज़्यादा होता है और नदी का घनत्व कम होता है। तो नदी का घनत्व जब कम है तो जो नाव होती है वो थोड़ी सी दबी हुई महसूस होती है, लेकिन जब वह समुद्र में जाती है तो समुद्र का पानी का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, तो वह थोड़ी सी अपनी सतह से ऊपर उठ जाती है और उस पर बोझ कम लगने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दाब या प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आप इसको पास्कल भी कह सकते हैं। द्रव एक अदिश राशि हो, जो दाब होता है वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। एक बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रेल की पटरियां चौड़ी स्लीपर पर बिछाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी के भार के कारण दाब कम हो जाता है। द्रव चलित प्रेस, द्रव चलित ब्रेक, द्रव चलित द्वार इत्यादि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक या एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ है कि आंधी तूफान आने की संभावना है, लेकिन यदि पारा धीरे धीरे से ऊपर चढ़ता है तो इसका अर्थ है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिर जाता है तो इसका अर्थ है कि वर्षा होने की संभावना है। देखिए, यदि अचानक नीचे गिरता है तो तूफान आंधी आएगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहेगा, यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि वर्षा होने की संभावना है। साबुन की बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है। यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। हमेशा जब अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण प्रथम जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पर खाना पकाना मुश्किल हो जाता है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही बहने लगती है। देखिए, वायुमंडलीय दाब के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि वायुमंडलीय दाब को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो बैरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो बैरोमीटर के अलग अलग पाठ्यांक होते हैं। यदि वह धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होगी, यदि वो अचानक नीचे गिर गया तो आंधी होगी, यदि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहेगा। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। साबुन का बुलबुला का जो दाब होता है, उसके अंदर दाब होता है, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, इसलिए पहाड़ियों पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है और वायुयान में यदि व्यक्ति फाउंटेन पेन लेके गया है तो उसकी स्याही बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है दाब के प्रभाव। दाब के प्रभाव, पिघलने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है उस पर दाब बढ़ाने पर उसका अचानक या फिर जो उसका गलनांक होता है वो बढ़ जाता है। देखिए, यदि किसी वस्तु या किसी पदार्थ का आयतन पिघलने पर बढ़ जाता है तो उस पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं उस पर दाब पड़ने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। देखिए, 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। यदि किसी पदार्थ का आयतन पिघलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि घी थोड़ा 1 चम्मच में होता है, जब उसको पिघलता है तो वो घी चम्मच से बाहर निकल जाता है, तो उस पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा, उसका गलनांक बढ़ जाएगा। लेकिन जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं, जैसे कि बर्फ़ वगैरह, यह पानी मतलब संकुचित हो जाता है तो इस पर दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक कम हो जाता है। अब कथनांक की कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि दाब का मान बढ़ाने पर सामान्यतः सभी द्रवों का कथनांक बढ़ जाता है। यदि किसी भी वस्तु या किसी द्रव पर या किसी वस्तु पर दाब बढ़ाने का मान बढ़ाने पर उसके जो सामान्य द्रव का कथनांक होता है वो क्या हो जाता है, हमेशा बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो बल के मुक्त पृष्ठ पर खिंची हुई काल्पनिक रेखा के एक ओर अपनी एकांक लंबाई के लंबवत तथा पृष्ठ के तल पर कार्य करता है। देखिए, पृष्ठ तनाव क्या होता है, वो द्रव्य की जो बाहरी सतह होती है उसके जो खिंची हुई काल्पनिक रेखा की ओर एकांक के बल लगता है जो कि लंबवत होता है।
और पृष्ठ तल पर कार्य करता है। तो ये क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। जल के पृष्ठ तनाव को कम कर दिया जाता है, वह गर्म करके उसमें तेल, साबुन या डिटर्जेंट मिलाकर किसी भी जल का पृष्ठ तनाव कम किया जा सकता है। जब द्रव में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब उसका द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी किसी द्रव से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में यदि नमक मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जल में नमक मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो यदि द्रव का ताप बढ़ा देंगे हम तो फिर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए जो मच्छरों की लार्वा होता है वो डूबकर मर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता। ताप का मान बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। तापों का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ताप बढ़ा देते हैं तो द्रवों की श्यानता तो घट जाती है, लेकिन जो गैस होते हैं उसकी श्यानता बढ़ जाती है। द्रवों में श्यानता किसके कारण होती है? तो जो द्रव होते हैं उसमें श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के कारण होती है। दो प्रकार के बल होते हैं, सहसंजक बल और आसंजक बल। तो जो श्यानता होती है वो किस कारण से होती है? द्रवों में अणुओं के मध्य सहसंजक बल के कारण उनमें श्यानता होती है। ताप बढ़ाने पर गैसों का ताप जो श्यानता होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन द्रवों की श्यानता घट जाती हैं। जल वायु में से किसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होगी? तो जल और वायु में से सबसे ज़्यादा श्यानता होगी जल की। शहद और जल में से किसकी श्यानता ज़्यादा होगी? तो शहद की श्यानता ज़्यादा होगी। गाढ़े एवं पतले द्रव में से किसकी श्यानता अधिक होती है? श्यान मतलब बहुत ज़्यादा सघन, तो सबसे ज़्यादा गाढ़े द्रव की श्यानता सबसे ज़्यादा होगी। सामान्यतः श्यानता का अर्थ होता है गाढ़ापन या सघन। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व के कारण लैंप या लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। बोल्टिंग पेन स्याही को शीघ्र सोख लेता है तो ये क्या है? केशी तत्व के कारण। या जो फाउंटेन पेन वगैरह होते हैं वो भी केशी तत्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब बल दो प्रकार के होते हैं, सासंजक बल और एक आसंजक बल। तो सासंजक बल का अर्थ होता है एक ही समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सासंजक बल कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल सासंजक बल है। सासंजक बल ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का कारण सासंजक बलों का ही होना होता है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, आसंजक बल। आसंजक बल का अर्थ होता है दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। जैसे कागज व गोंद के बीच कौन सा बल लगेगा? कागज अलग पदार्थ है और गोंद अलग पदार्थ है, इन दोनों के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो होता है आसंजक बल। ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते उसमें आसंजक बल का मान सासंजक बल के मान से कम होता है। जैसे कि पारा कांच की दीवारों को गीला नहीं करता, तो ये क्या है? इसका सासंजक बल है वो ज़्यादा है आसंजक बल से, इसलिए उसको वो गीला नहीं करता। ऐसे द्रव जो ठोस की दीवारों को गीला करते हैं, जैसे कि पानी किसी पदार्थ को गीला कर देता है, तो जो द्रव किसी भी ठोस की दीवारों को गीला कर देता है तो उसमें आसंजक बल का मान सासंजक बल से अधिक होता है। मतलब आसंजक बल अधिक है तभी तो वो उस ठोस को गीला कर पा रहा है और सासंजक बल कम है। जैसे द्रव कांच की सतह को गीला कर देता है। चौक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखना या फिर जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर लिखना आसंजक बल के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन अर्थात विसरण। पदार्थों के अणु का उनकी अधिक श्यानता से कम श्यानता की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। देखिए कोई भी पदार्थ है उसके अणुओं के मध्य दो प्रकार की श्यानता होती हैं। कोई अलग अलग पदार्थ है तो उनके बीच कौन सी होती हैं? दो प्रकार की श्यानता होती हैं, एक अधिक श्यानता और एक कम श्यानता। यदि कोई पदार्थ के अणु अधिक श्यानता से कम श्यानता की ओर जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है विसरण। जैसे इत्र की खुशबू का फैलना इत्र के अणुओं का वायु के अणुओं में विसरण के कारण होता है। द्रव में विसरण गैस की अपेक्षा धीमी गति से होता है तथा ठोस में
अत्यंत ही धीमा होता है। देखो गैस में विसरण जो द्रव हो, सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। तो विसरण में क्या होता है? डिफ्यूजन में अधिक श्यानता से कम श्यानता की ओर यदि कोई अणु जा रहे हैं तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी होती है तो उस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, तो जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस नियम के कारण बहुत से उपयोग होते हैं, जैसे कि यह जलयान पनडुब्बी की डिज़ाइन बनाने में यह काम करता है। जीवन रक्षक पेटी, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर इस नियम पर आधारित होते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ये उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्किमिडीज कहा जाता है। तो किसी भी द्रव में कोई वस्तु डुबा दो, या वो पूरी डूब जाए या फिर आंशिक रूप से डूबी होती है, तो वो किस बल के कारण डूबी हुई है या उठी हुई है? तो वो उत्प्लावन बल के कारण ही तैर रही है। तो इस पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है कि जो वस्तु होती है उसके द्वारा हटाया गया जो द्रव है उसका द्रव उस वस्तु के भार के बराबर होता है, तो इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के कारण ही जलयान पनडुब्बी को डिज़ाइन किया जाता है और इसी पर रक्षा पेटी, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर ये कार्य करते हैं। तरल में डूबी हुई वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल वस्तु का भार नीचे की ओर करता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और दूसरा बल होता है उत्प्लावन बल जो कि उसको ऊपर की ओर धकेलता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में वस्तु डूब जाती है। देखिए यदि गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा हो गया, वस्तु है उसका भार ज़्यादा है उत्प्लावन बल से, जो उत्प्लावन बल क्या करता है उसको ऊपर उठा रहा था, तो वस्तु क्या करेगी? डूब जाएगी। लेकिन यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर, तो वस्तु द्रव के अंदर डूबी हुई अवस्था में रहेगी। यदि बराबर हैं दोनों तो क्या होगी? वस्तु ऊपर तैरेगी लेकिन द्रव के अंदर। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के वस्तु के द्रव के भार से कम होता है तो उसका हिस्सा बाहर द्रव के बाहर निकल जाता है तथा वस्तु तैरती रहती है। अब आती है एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो लकड़ी के भार के बराबर उस पर उत्प्लावन बल कार्य करेगा। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये आपेक्षित या भार कार्य करता है, आपेक्षित और भार। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। चुंबक किस स्थान पर चुंबकत्व सबसे अधिक होगा? तो किसी वस्तु का जो चुंबकत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है चुंबक के दोनों सिरों पर। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, तो लोहा, इस्पात और कोबाल्ट से कृत्रिम चुंबक को बनाया जा सकता है। चुंबक के किनारों के दोनों सिरों को क्या कहते हैं? तो चुंबक के जो दोनों सिरे होते हैं उनको कहा जाता है ध्रुव। चुंबक के किस स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है? तो मध्य में चुंबकत्व कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। यदि किसी चुंबक को एक धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह स्थिर होने की दिशा क्या होगी? तो वह दक्षिण और उत्तर में स्थिर होता है। अस्थायी चुंबक बने होते हैं, जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो बने होते हैं नरम लोहे से। स्थायी चुंबक किससे बने होते हैं? तो इस्पात से बने होते हैं स्थायी चुंबक, और अस्थायी चुंबक बने होते हैं नरम लोहे से। ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है? तो जो ट्रांसफार्मर का कोड होता है वह नरम लोहे से बना होता है। नरम लोहे से अस्थायी चुंबक भी बनता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। एक लंबी धारावाही कहलाती है, तो एक लंबी धारावाही कहलाती है परिनालिका। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक लंबी धारावाही क्या कहलाती है? तो जो परिनालिकाएं होती हैं उनको एक लंबी धारावाही कहा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण क्या क्या हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं प्लेटिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम।
यह अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण क्या हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं चांदी, सोना, जिंक, जल और हाइड्रोजन। प्रतिचुंबकीय तो चांदी, सोना, जिंक, जल और हाइड्रोजन ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय तीव्रता को ज्ञात किया जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर से या टेस्ला से। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक देखिए 3 प्रकार के होते हैं चुंबकीय पदार्थ। एक होता है अनुचुंबकीय जो कि होते हैं प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। लोह चुंबकीय जिसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसमें चांदी, सोना, जिंक, जल और हाइड्रोजन होता है। चुंबकीय तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर से या टेस्ला से इसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब आवेश प्रवाह हो रहा है किसी भी परिपथ में तो उसको क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा कहा जाएगा। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18 होगी, जो 2 प्रकार की होती है, एक दृश्य धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। देखिए कोई भी एक परिपथ है उसमें यदि 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18 जो कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यह धारा 2 प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा क्या होती है? यह एक ही दिशा में प्रभावित होती है तो यह दिष्ट धारा हो गई। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? यह धारा परिमाण और दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता है तो इसके परिमाण में और इसकी दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता है तो ये प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत लेपन, जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसको एनोड बनाया जाता है। इस क्रिया में प्रायः सोना, चांदी, तांबा धातु को लिया जाता है। देखिए विद्युत लेपन कब किया जाता है? तो 2 प्रकार के होते हैं उसमें, एक कैथोड एक एनोड। तो कैथोड जगह पर ऐसी वस्तु को रखते हैं जिस पर परत चढ़ानी है और एनोड पर ऐसी वस्तु को रखते हैं जिसकी परत चढ़ानी है। विद्युत धारा कैसी होती है? तो विद्युत धारा एक आदेश राशि है। कौन सा विद्युत यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो यह है ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है एसी को डीसी में, मतलब निम्न में बदल देगा, और उच्च एसी को निम्न में और निम्न एसी को उच्च एसी में बदल देता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें आचालक कहा जाता है, जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर जो चालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घट जाती है। विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत चालकता में उल्टा संबंध होता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उनमें विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जो अर्धचालक होते हैं यदि हम उनका तापमान बढ़ा दें तो वो बढ़ जाएगी उसकी चालकता, और यदि उसका तापमान कम कर दें तो उसकी चालकता क्या होगी? कम हो जाएगी। और अर्धचालक में यदि हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो उसकी जो विद्युत चालकता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता चलता है? तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे पता चलता है विद्युत धारा का। हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है। ट्रांसफार्मर में किस धारा का प्रयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में हम केवल प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। शुष्क शेल में एनोड का कार्य कौन करती है? तो शुष्क शेल में एनोड का कार्य करती है कार्बन की छड़। शुष्क शेल क्या होते हैं? तो शुष्क शेल प्राथमिक शेल होते हैं और इसमें एनोड का कार्य करती है कार्बन की रॉड। घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो जो घर में लगे हुए बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे होते हैं वह समानांतर क्रम में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। पैरेलल।
ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेजों को कम करना और अधिक करना। फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? जो फ्यूज तार होते हैं उनका कम गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। प्रत्यावर्ती धारा या एसी को डीसी धारा में परिवर्तित करता है डिस्टकारी द्वारा। हम उसको चेंज करते हैं एसी को डीसी में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध होता है अनंत। घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? जो घरों में आने वाली विद्युत है धारा है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। विद्युत प्रेस के तार कैसे होते हैं? ये किसके बने होते हैं? जो विद्युत प्रेस होता है उसके तार बने होते हैं नाइक्रोम के। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डायनेमो होता है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यदि 1000 वाट के विद्युत बल्ब को 1 घंटे जलाया जाता है तो कितनी यूनिट विद्युत खर्च होती है? तो 1000 वाट की विद्युत बल्ब को 1 घंटे जलाया जाता है तो इससे 1 यूनिट विद्युत खर्च होती है। शुष्क सेल को कैथोड कहा जाता है जस्ता का। जो शुष्क सेल होते हैं उसका जो कैथोड बना होता है वो जस्ते का बना होता है और जो एनोड बना होता है वो कार्बन की रॉड का बना होता है। तड़ित चालक किससे बने होते हैं? जो तड़ित चालक होते हैं वो तांबे के तार के बने होते हैं। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो जो फ्यूज तार होता है वो तांबे का, टिन का, शीशा और मिश्र धातुओं का बना होता है, क्योंकि वो तांबा, टिन व शीशा की मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है और विद्युत प्रतिरोध उच्च होता है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटे में होते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट में होते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इसमें जूल होते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत या आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिस भी पदार्थों से आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें चालक कहा जाता है और जिनसे नहीं होता उन्हें अचालक कहा जाता है। तो जिनसे हो रहा है विद्युत का आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उनको क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? लगभग सभी धातु चालक कहलाती हैं। क्षार, अम्ल, लवणों के जलीय विलयन, मानव का शरीर और जल, ये सब भी चालक होते हैं। अब आते हैं अचालक पदार्थ के उदाहरण। रबड़, कागज, लकड़ी, अभ्रक, शुद्र जल। जो शुद्र जल होता है वो भी क्या होता है? अचालक होते हैं, इससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। वे पदार्थ जिनसे विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच की होती है कहलाते हैं क्या? अर्धचालक। अब ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक दोनों पदार्थों के मध्य होती है उनको क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ताप घटने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो यदि हम ताप को घटा देते हैं तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध घट जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होते हैं उसका तंतु बना होता है टंगस्टन का। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ किसकी भ्रांति व्यवहार करता है? जो परम शून्य ताप होता है उस पर जो अर्धचालक होते हैं वह एक आदर्श अचालक की भांति कार्य करते हैं। विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? तो जो विपरीत आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल और जो समान आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कैसा होता है? तो अधिक वाट के प्रतिरोध मतलब अधिक वाट का बल्ब होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा उससे जलता है तेज। विद्युत लेपन के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत लेपन के लिए दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो विद्युत फ्यूज होते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर, यदि हम गैल्वेनोमीटर में एक उच्च श्रेणी का तार लगा दें तो क्या हो जाएगा? वो वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर को यदि हमें आमीटर में चेंज करना है तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में
कम प्रतिरोध का हम तार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आमीटर हो जाएगा। यदि हमने उसकी श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में हमने क्या कर दिया, एक उच्च प्रतिरोध लगा दिया तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। लेकिन यदि हमने उसके पैरेलल में एक कम प्रतिरोध का तार लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, आमीटर बन जाता है। चालकों का ताप बढ़ाने पर उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जो चालक होते हैं यदि हम उनमें ताप बढ़ा दें तो उसकी विद्युत चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। ट्यूबलाइट में भारी कौन सी धातु भरी होती है, तो जो ट्यूबलाइट होती हैं उसमें पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो जो वोल्टेज होते हैं उस पर विद्युत की खपत का मापन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। डायोड, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आता है डायोड बल्ब। इसका निर्माण इंग्लैंड में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक निर्वात नलिका होती है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रोड, फिलामेंट तंतु और प्लेट लगी होती हैं। डायोड बल्ब का प्रयोग एक डिस्ट कार्य के रूप में किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो जो डायोड बल्ब होते हैं वो क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करते हैं डायोड। इसमें क्या लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, फिलामेंट तंतु लगे होते हैं और इसमें डिस्ट कार्य के रूप में कार्य करता है। अब आता है ट्रायोड। इसका निर्माण अमेरिका के वैज्ञानिक डाली डी फॉरेस्ट ने किया था। इसमें 3 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक प्लेट, एक तंतु एवं एक ग्रिड से बनी एक निर्वात नलिका होती है। ट्रायोड बल्ब का प्रयोग यह प्रवर्धक या एम्पलीफायर के लिए किया जाता है, दोलित के लिए और ट्रांसफॉर्मेशंस और संसूचक ये डिटेक्टर की तरह इसका प्रयोग किया जाता है ट्रायोड का। परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी तरंगें नहीं पाई जाती, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में नहीं पाई जाती कॉस्मिक रे, जबकि अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें पाई जाती हैं। अर्थात कॉस्मिक रे, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है, जो मनुष्य का शोर होता है वो 25 डेसिबल के बराबर होता है। मनुष्य की आँख में संकेंद्रण या फोकसिंग कहाँ होती है, जो मनुष्य की आँख होती है उसमें फोकसिंग होती है आँख के लेंस की उल्टा, यह जो उभरा हुआ भाग होता है जिसको वक्रता में परिवर्तन से उसकी फोकसिंग होती है। अर्थात आँख की मांसपेशियों को फैलाकर अर्थात सिकुड़कर लेंस की फोकसिंग दूरी में परिवर्तन किया जाता है, जिससे आँख की फोकसिंग हो जाती है। स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो जो स्पष्ट दृष्टि होती है उसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जिस न्यूनतम दूरी तक आँख अधिकतम ससंजक क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख सकती है उसे आँख का निकटतम बिंदु कहा जाता है। सामान्य आँख के लिए यह बिंदु दूर आँख बिना ससंजक क्षमता लगाए वस्तु को स्पष्ट देख जा सकती है, जिसे आँख का दूर बिंदु कहते हैं। अर्थात आँख के लिए दूर बिंदु अनंत हो सकता है, लेकिन पास का जो न्यूनतम बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। जेट इंजन या रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, तो ये सही है। और रॉकेट अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, तो ये भी सही है। अर्थात जेट इंजन में ईंधन को जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है, जबकि जो रॉकेट होता है उसमें ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई विद्यमान होती है। जेट इंजन वाले प्लेन को रॉकेट की तरह अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल ना होने के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अब आते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान और उनके स्थान।
अखिल भारतीय आयुर्वैदिक विज्ञान, तो अखिल भारतीय आयुर्वैदिक विज्ञान यह नई दिल्ली में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यह मुंबई में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र तो यह मैसूर में स्थित है। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान यह कलकत्ता में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। तो लखनऊ में कौन से हैं? 3 हैं। पहला केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र और औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में स्थित हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय और राष्ट्रीय दोनों मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कलकत्ता में है। कलकत्ता में कांच और मृत्तिका अनुसंधान केंद्र भी थी। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र, यह नीरी जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।